हेलो एवरीवन। संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है बायोम का जो हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो लेक्चर 1 था इकोलॉजी का, ठीक है, उसको हमने कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ था, वन शॉर्ट सॉल्यूशन था। तो आज की इस वीडियो में हम जो है बायोम को डिस्कस करेंगे। अगर आप पीवाईक्यू को देखोगे, उसकी एनालिसिस करते हो, अगर आपने ऑब्जर्व किया हुआ है तो उसमें आप देखोगे मिनिमम यहाँ पे बायोम को आपको जो है हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर का मूड ज़्यादा अच्छा हुआ तो आपको यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जैकपॉट हो सकता है। और इसी के साथ जो आपका जो इकोसिस्टम को रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो टाइप्स हैं आपका एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक है, तो इनकी डिस्कशन भी मैं यहीं पे करूँगा। तो यहाँ से मान लो एक क्वेश्चन और बनता है तो यहाँ से मिनिमम मैं बोलता हूँ 3 क्वेश्चन यहाँ पे एक वीडियो से आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है मिनिमम 1 घंटे के अंदर अंदर मैं इसको जो है कवर करा दूंगा शॉर्ट नोट्स के पास। अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो को, उसके पास नोट्स नहीं है, तो मैं बोलता हूँ भी आप एक नोटबुक और पेन साथ लेके चले, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे बात करूँगा उसके आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है। और उसी को आप जो है मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, तभी आपका जो है यहाँ पे जो है ये जो है टॉपिक यहाँ पे अंडरस्टैंड होंगी, जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी क्लियर होगी, अच्छी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, बायोम्स के बारे में मैंने बोला हुआ था भी, लास्ट टाइम में बोला हुआ था भी, यहाँ पे जो जो बायोम होते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है। मान लो एक इकोसिस्टम ये है, इकोसिस्टम यहाँ पे E2 है, इकोसिस्टम E3 है और इकोसिस्टम E4 है। और मैं देखता हूँ इनको, जब मैं स्टडी करता हूँ तो यहाँ पे इनकी जो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो कंडीशंस है ना, वो चारों जो यहाँ पे जो बायोम्स सॉरी इकोसिस्टम है E1 E2 और E3 के और E4 के सेम है, ठीक है। तो जब इन चारों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है और जो एनिमल स्पीसीज़ है, ये जो एनिमल स्पीसीज़ है यहाँ पे जो डोमिनेंट स्पीसीज़ है ये भी सेम ही अगर अगर मेरे को मिलती है, तो E1 E2 और E3 को E4 को अगर मैं एक एरिया पे यहाँ पे कवर करूँ तो उसको मैं यहाँ पे जो है बायोम बोलूँगा, ठीक है। तो ये लार्जर एरिया होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक आप क्लाइमेट और वेजिटेशन के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये बायोम की मैं बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। तो इसमें मैंने बोला होता नो टू बायोम्स आर सेम, ठीक है। अगर दो कोई बायोम सेम हो जाते हैं, मान लो बायोम B1 ये है और B2 ये है, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं ना, तो ये जो है कभी भी दो नहीं होंगे, ये एक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है। यहाँ पे क्लाइमेट और वेजिटेशन अगर दोनों की सेम है तो ये अलग नहीं हो सकते, इनको हम एक ही मानेंगे। तो बायोम की क्लासिफिकेशन जो है, टेरेस्ट्रियल बायोम में आप देखोगे फॉरेस्ट बायोम देखेंगे, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, डेसिडस फॉरेस्ट हो गया, बोरियल यहाँ पे फॉरेस्ट बायोम जिसको आप टाइगर भी बोलते हो, कोनिफेरस भी बोलते हो। ग्रासलैंड में देखोगे सवाना ग्रासलैंड, इसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, टेम्परेट बायोम हो गया। डेजर्ट में आपके हॉट और कोल्ड यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलते हैं। और जो टुंड्रा रीजन है, जो आपके कोल्ड रीजन है, तो वहाँ पे आपका जो आर्कटिक, अंटार्कटिक और अल्पाइन जो आपकी जो माउंटेन रीजन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और रही दूसरी पार्ट की बात, जो एक्वेटिक बायोम है, तो फ्रेश वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया और मरीन वाटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम जो बचा हुआ था उसको भी मैं इसी में जो है डिस्कस करूंगा बेसिक में। और जो एडिशनल है आपका मेडिटेरेनियन बायोम और चाइना टाइप जो क्लाइमेट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है आपका फॉरेस्ट बायोम, इसमें जो फर्स्ट वन है आपका जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे जो अगर मैं मैप के हिसाब से बात करता हूँ, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है ये जो फॉरेस्ट है ये हमेशा एवरग्रीन की होते हैं। तो मैंने जब आपको जो प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ाया हुआ था, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया हुआ था यहाँ पे कुछ एक लिमिटिंग फैक्टर्स, अगर आपको याद आ रही है तो, आ रही है याद कुछ है, तो जिसमें मैंने बोला हुआ था यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है सनलाइट, दूसरा है आपका वाटर और तीसरा है आपका यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अगर कोई भी प्लांट है उसको ये तीनों चीज़ें मिल रही है तो उसकी जो है यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सेम टू सेम अगर मैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर बात करता हूँ तो इसको जो है ये तीनों चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो जैसे सनलाइट जो है इक्वेटर में मैं बोलता हूँ हमेशा डायरेक्ट फॉल करती है, लाइक करती है, ठीक है। जब ये इक्वेटर में यहाँ पे डायरेक्ट फॉल करती है तो इससे क्या होता है, उससे यहाँ पे जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, ठीक है, जिसको हम जो है 4 PM जो है यहाँ पे रेनफॉल बोलते हैं। दिन के 4 बजे जो शाम का टाइम होता है उस टाइम जो है हर रोज़ यहाँ पे बारिश होती है। जब बारिश हो जाएगी तो इसमें जो है इसको जो है जो लिमिटिंग फैक्टर के जो कंपोनेंट्स है ना, ये तो हर चीज़ इसको मिल रही है। तो इसमें आप देखोगे भी इस रीजन में जो है जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन से रीजन है, जैसे आपका ब्राज़ील में जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट हो गया, अफ्रीका में आपका कोंगो बेसिन हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो आशियान रीजन है इसमें आपका जो इंडो मलायन रीजन है, ठीक है, जिसको इंडो मलेशियन रीजन भी बोलते हैं। तो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी मिलती है। और इंडियन प्रोस्पेक्ट के ऊपर मैं बात करूँ तो इंडिया में आपको जो वेस्टर्न घाट्स हो गए,
ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चले जाओगे इंडिया के, वहाँ पे है। और तीसरा आपका जो है अंडमान एंड निकोबार जो रीजन है यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपका ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के बिल्कुल यहाँ पे ये क्लोज पे है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे देखने को। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है, इसको हम जो है बारी बारी देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बात बोली साहब, जो बायोडाइवर्सिटी है ना काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में अगर मैंने बोलता हूँ जो आपके जो पेड़ पौधे ना, अगर इनकी जो ग्रोथ ज़्यादा होगी, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ना, तो ये क्या करेंगे, आपकी ये जो फूड सिक्योरिटी है ना, इसको ये यहाँ पे जो है सिक्योर करेंगे। ठीक है, अगर फूड सिक्योरिटी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी तो इससे यहाँ पे जो एनिमल की स्पीसीज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है यहाँ पे डिपेंडेंट होगी और ये सस्टेन करेगी। ठीक है, फूड स्कैर्सिटी नहीं मिलेगी तो यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन फलेगी या फूलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद अगर फिर मैं यहाँ पे रेनफॉल बोलूँ तो यहाँ पे कन्वेक्शन रेनफॉल होती है। ठीक है, 4 PM में तो कम से कम मिनिमम 200 से 250, ठीक है, इतने सेंटीमीटर यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती है। और टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर यहाँ पे हाई होता है, 30 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ये ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, और ह्यूमिडिटी की बात करता हूँ तो ह्यूमिडिटी तो यार नेचुरल सी बात है, अगर यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, टेम्परेचर हाई है, तो आपको ह्यूमिडिटी भी देखने को मिलेगी। अगर ये दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो ऑटोमेटिकली तीसरी कंडीशन भी यहाँ पे आपको फुलफिल होती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन की बात करूँ, यहाँ पे अगर फीचर की बात करूँ, जो ये जो रूट्स हैं, रूट्स आप देखोगे ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे इनकी रूट्स जो है शैलो होंगी। वहाँ पे अगर कंडीशन यहाँ कंपेरिजन कर दूँ, ठीक है, एक तरफ डेजर्ट है, दूसरी तरफ ये रेन फॉरेस्ट है। तो डेजर्ट में आप देखोगे यहाँ पे जो रेनफॉल है ना 25 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर से भी कम होती है एनुअली, और यहाँ पे आप देखोगे 200 से मैक्सिमम ज़्यादा ही होती है। ठीक है, और उसके साथ ही टेम्परेचर देखूँ तो टेम्परेचर यहाँ पे हाई होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर अगर इसके कंपैरिजन में मैं बात करूँ तो यहाँ पे मॉडरेट होता है। ह्यूमिडिटी हाई होती है यहाँ पे, सॉरी ह्यूमिडिटी यहाँ पे लो होती है, ना के बराबर होती है डेजर्ट में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और यहाँ पे देखो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे मिल रही है। तो इससे क्या है, जो रूट्स का मेन काम क्या है, रूट्स का मेन काम होता है आपका वाटर और न्यूट्रिशन, इन दोनों चीज़ों को सक करना। अगर किसी भी ट्री को या प्लांट को ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल रही है तो इसको स्ट्रगल क्यों करना पड़ेगा। तो डेजर्ट की कंडीशन में आप देखोगे तो उसको ये दोनों चीज़ें नहीं मिल रही है, तो इसमें आप ये जो ग्राउंड वाटर होगा तो इसकी रूट्स जो है ज़्यादा डीप यहाँ पे ये जो है इसको जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसलिए जो है आप देखोगे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसकी जो है रूट्स है वो शैलो, इसको जो है बटरस नेचर की होती है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, बटरस नेचर इसको बोलते हैं। और जो पत्तियां हैं, पत्तियां जो है काफ़ी ब्रॉडर है। तो इसका काम क्या है, देखो साहब ये जो इसकी जो लीव्स है ना वो काफ़ी बड़ी होगी, और इसका पता है क्या फीचर होता है, इसका फीचर होता है ट्रांसपिरेशन। जैसे आपने मैंने बोला जो रूट्स का काम होता है वो वाटर और न्यूट्रिशन को सक करना होता है, वैसे ही यहाँ पे जब जो एक्सेसिव में जो यहाँ पे जो एक्सेस में वाटर यहाँ पे जो इसमें जो है पेड़ में चला जाता है या किसी प्लांट में, तो इसकी जो ये जो ट्री की लीव्स है ना ये ट्रांसपिरेशन करती है। ट्रांसपिरेशन का अगर मैं इंडायरेक्टली सिंपली बोलूँ तो ये एक्सक्रीट करती है, जैसे ह्यूमन जो है यूरिनेट करते हैं वैसे ये जो है एक्सक्रीट करते हैं। जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको यहाँ से ये जो है इसके लीव्स के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो इसीलिए इसकी पत्तियाँ हमेशा जो है बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है ना वो ज़्यादा नहीं इसमें क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो इसलिए इसको जो है यहाँ पे इसकी जो है पत्तों की जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा बड़ी होती है। तो ग्रास आपको यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, अगर देखो यहाँ पे मान लो एक पेड़ है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, तो आप देखोगे जो सनलाइट है ना ये सनलाइट की तरफ यहाँ पे ये ग्रो करने की कोशिश करेगा। एक जो है अगर ये जो है ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करेगा तो ये ज़्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करेगा, और इनकी जो है ये सनलाइट को भी ये जो है खुद को यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। तो जिसके कारण ये जो अदर यहाँ पे जो ट्री स्पीसीज है ये भी खुद को यहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और इनमें एक कॉम्पिटिशन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब ये कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको जो है अम्ब्रेला कैनोपी यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, अम्ब्रेला शेप में यहाँ पे आपको जो है कैनोपी देखने को मिलेगी। तो जिसमें आप देख रहे हो जो जो प्लांट सबसे ऊपर होगा ना यहाँ पे जो भी ट्री होगा तो उसको जो है सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई ग्रास यहाँ पे जो है कोई पैदा होती है, ठीक है, अगर ये पैदा होती है तो यहाँ पे सनलाइट इसको मिलेगी ना के बराबर मिलेगी, तो इसका सर्वाइवल जो पॉसिबिलिटी है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे जो क्लाइंबर्स हैं, जो बेल जिसको बोलते हैं ना हम, जो क्लाइंबर्स हैं, तो ये आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जो है इनकी सपोर्ट लेती है और इसके थ्रू ये जो है ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू करती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, पर घास आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। अब मिट्टी के ऊपर बोलता हूँ। अब मिट्टी के ऊपर जो है देखो ये तो सिंपल सा लॉजिक बोलता हूँ, अभी यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है ना सॉइल की काफ़ी ज़्यादा पुअर होगी। देखो कोई भी प्लेस में अगर रेगुलर रेनफॉल होती है तो उस प्लेस में जो है जो सॉइल न्यूट्रिएंट हमेशा जो है लीच कर जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी है ना, मान लो कोई धान की खेती करता है, धान समझते हो, पैडी, अगर पैडी कल्टीवेशन कोई करता है तो उसमें देखना अगर उसमें जो खेत है, खेत में अगर तुम ज़्यादा पानी डाल दोगे, अगर मान लो खेत को जो है 100 जो है यहाँ पे लीटर पानी की ज़रूरत है,
अगर तुम 100 की जगह 200 लीटर डाल दोगे ना, तो इसके साथ जो भी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है ना इसके साथ ये लीच आउट कर जाएंगे। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये हमेशा याद रखना, जो आपकी जो सॉइल है ये हमेशा पुअर न्यूट्रिएंट के साथ होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सेसिव यहाँ पे क्वांटिटी में लीचिंग होगी, ठीक है। और ये लाई कहाँ करता है, तो आपके ये जो दोनों हेमिस्फीयर में जो है यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में यहाँ पे ये लाई करता है। तो बेसिक सी यहाँ पे ये नॉलेज है। और प्रोडक्टिविटी की तो नेचुरल सी बात है यार, प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। देखो लास्ट वीडियो में आपको मैंने जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बोला हुआ था, जिसमें मैंने बोला हुआ था ये जो सनलाइट है कितने बायोमास में कन्वर्ट हो रही है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं बात करता हूँ। अगर आपको जो है यहाँ पे जो है आपने बोलोगे सर ने कराया नहीं, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है जो कंज्यूमर के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बोलते हैं भाई कंज्यूमर जो है, ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी ये जो बायोमास है उसको कंज्यूम करके अपनी कितनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, उसको जो है आप सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हो। तो कैनोपी यहाँ पे आपको जो है विजिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बात की हुई थी। और देखो यहाँ पे ये डाटा है, इसमें यहाँ पे आपको जो ट्री स्पीसीज़ है वर्ल्ड के अराउंड 70% आपको जो है इसमें जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमेशा देखने को मिलेगी। और 90% जो जितने भी क्लाइमर्स हैं ये यहाँ पे आपको जो है सारी वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और फ्लोरा के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो फ्लोरा के ऊपर जो ट्रीज़ होगी, ट्रीज़ में यहाँ पे आप देखोगे जो जैक फ्रूट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ था यूपीएससी ने, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ था भी ये कहाँ पे बिलोंग करता है, ठीक है, किस क्लाइमेट में यहाँ पे बिलोंग करता है। तो इसमें यहाँ पे ये आपका ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यहाँ पे ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पे सिनकोना हो गया, सिनकोना के बाद महोगनी, इबोनी, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे ये जो फेमस ट्री है। और इसके बाद फिर आपको एपीफाइट्स हो गए, जैसे पेड़ है ना, पेड़ का तना है, उसके में आप देखोगे कई बार यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे पौधे वगैरह यहाँ पे जो है ये उग जाते हैं, इनको एपीफाइट बोलते हैं। या फिर कई बार यहाँ पे आप देखोगे भी उनके ऊपर पेड़ों के तने की जो बार्क है उनके ऊपर जो है यहाँ पे एल्गी आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी एपीफाइट ही होते हैं। तो ये जो है इंटरेक्शन कैसे करते हैं कमेंसलिज्म की। तो ये जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे एपीफाइट है, इनको तो यहाँ पे जो है बेनिफिट होता है, पर ये जो ट्रीज़ हैं इनको कुछ भी नहीं होता, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ना इनको फायदा होता है। और तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्लाइंबर्स देखने को मिलेगी, कोई भी पेड़ होगा तो उसके थ्रू थ्रू ये जो है ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा सनलाइट की तरफ। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मेजोरिटी में। तो इसी के साथ हमारा जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट आ जाओ डेसिडुअस बायोम में। तो इसको जो है आप मॉनसून यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट भी बोलते हो। मैक्सिमम ये जो है आपका सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, या टेम्परेट इसमें रीजन में यहाँ पे आपको ये लाई करता है। तो इसको आप देखोगे यहाँ पे मैप के थ्रू, ये जो आपका 23 डिग्री हाफ है ना, इससे ऊपर वाला जो रीजन है, यहाँ पे 50 डिग्री की जो भी लैटिट्यूड होगी और यहाँ पे भी 50 डिग्री की लैटिट्यूड होगी, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 से 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में यहाँ पे आपको ये जो है फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो मैं मैक्सिमम जो आपके ये जो मानसून फॉरेस्ट है ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे इंडिया का जो हिमालयन रीजन है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जापान हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा, सदर्न अमेरिका है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, नदर्न अमेरिका में यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपका ये जो यूरोप का एरिया है मैक्सिमम यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इसके फीचर्स के ऊपर आ जाओ, तो फॉरेस्ट साहब मैंने बोला भी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी इसमें जो है आपको देखने को मिलेगी मॉडरेट, ठीक है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसके बाद जो है आपकी जो बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम नंबर पे होती है वो इसी फॉरेस्ट में होती है, टेम्परेट फॉरेस्ट में, ठीक है। जो जिसका अगर मैं टेम्परेचर के ऊपर बात करूँ तो टेम्परेचर सब समर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है और विंटर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है। जैसे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, हरियाणा के बाद दिल्ली हो गया, ये सारे यूपी जो रीजन है ये सारे इसी की कंडीशन में तो यहाँ पे ये मिट कर रहे हैं। अब देखोगे जो गर्मियों का टाइम होगा तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी, सर्दियों के टाइम में होगा तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी। और उसके साथ ही ह्यूमिडिटी यहाँ पे 60 to 80% होगी और वहाँ पे क्या थी 100% थी। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। और रूट्स जो जड़ें हैं, जड़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ, ये भी शैलो नेचर की होती है, क्योंकि जो वाटर है ना साल में 12 महीने इसको जो है यहाँ पे रेनफॉल नहीं मिलती, पर 12 की जगह आप देखोगे 3 महीने यहाँ पे इसको जो मानसून की रेनफॉल मिलेगी और 2 महीने इसको जो है जो यहाँ पे इंडिया की कंडीशन के ऊपर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपकी जो मेडिटेरेनियन सीज है उससे यहाँ पे जो है दिसंबर से मार्च तक यहाँ पे इसको जो है बारिश मिलती है। तो साल में 6 महीने इस चीज़ को यहाँ पे इसको जो है पूरी बारिश मिलती है। तो इसकी जो रूट्स है ना वो शैलो है, पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंपेरिजन में यहाँ पे ये जो है डीप है। तो इसकी पत्तियाँ जो है लीव्स, तो सेम टू सेम जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसी की तरह इसकी भी ब्रॉडर है। वैसे स्पीसीज टू स्पीसीज इसमें ये वेरी करती है, पर जो नेचुरल फीचर मैं बोलता हूँ आपको यहाँ पे ब्रॉडर साइज में देखने को मिलेगी। और जो दूसरा यहाँ पे जो है जो समर का जो विंटर का सीजन होता है ना इंडिया में, तो देखना यहाँ पे जो है पत्तियाँ जो है ट्री जो है शेड करते हैं। तो शेड करने का इसका कारण क्या है, तो कारण वही है ट्रांसपिरेशन का, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे इसको जो है वाटर जो है यहाँ पे नहीं मिलता है। जब वाटर नहीं मिलता है तो इसमें आप देखोगे ट्रांसपिरेशन अगर एक्सेसिव हो जाएगी तो इसको ये यहाँ पे सेव करने या कंजर्व करने के लिए यहाँ पे ये जो है पत्तियाँ शेड कर देता है, जिसके कारण जो लीव्स है ना ये ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाती है, इसमें ये जो है वाटर को यहाँ पे जो है बचाता है।
तो ये है। अब ग्रास के ऊपर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है हल्के फुल्के ग्रासलैंड यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे। और जो मिट्टी है, मिट्टी की फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्योंकि फर्टिलिटी इसलिए हाई है क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप देखोगे इनकी पत्तियाँ जो है 12 महीने जो है इसके साथ ही होती है। पर यहाँ पे टेम्परेट में आपको जो है ये जो मानसून फॉरेस्ट है यहाँ पे आप देखोगे ये जो है जब सर्दियों का टाइम आता है इंडिया की कंडीशन में यहाँ पे ये पत्ते गिरा देता है। जब पत्ते गिरा देता है तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, इसमें जब ये ग्राउंड में आ जाएंगे तो यहाँ पे मैंने बोला हुआ था, याद आ रही है फर्स्ट लेक्चर में, जो सॉइल की न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, तो इसमें जो नेट ये जो डेट्राइटस है ये क्या करते हैं, ये एंजाइम रिलीज करते हैं इनको कंज्यूम करने के लिए। जब ये एंजाइम रिलीज करेंगे ना तो इसके साथ ये क्या होगा, ये मिट्टी में मिल जाएंगे। पर इसका एक नुकसान है, जब ये एंजाइम यहाँ पे जो है ये जो रिलीज करता है ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इसमें देखना जो आपका ये जो मानसून फॉरेस्ट है इसमें जो सॉइल की पीएच है आपको 5.5 से 6 के आसपास में देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ी सी एसिडिक नेचर है, तो इसी में यहाँ पे इसको जो है एल्फिसोल और अल्टीसोल इसको यहाँ पे आप बोलोगे। तो दो वैरायटी की यहाँ पे सॉइल है, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक है, पर इसमें जो एग्रीकल्चर वगैरह होते हैं उनके लिए ज़्यादा जरूरी है, हमारे लिए नहीं। अब ये डिपेंडेंट होते हैं मानसून के ऊपर, मैंने जैसे बात बोली भी, जैसे यहाँ पे जो है हमारा जो मानसून आता है, मानसून सेशन जून से सितंबर के बीच में चलता है, तो यहाँ पे आप देखोगे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। आपको हर वैरायटी की स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे जो है जो ह्यूमिड क्लाइमेट में है और इसमें आपको देखने को मिलती है, वो सारी आपको इंडिया में इस टाइम में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो डेसिडुअस यहाँ पे जो फ्लोरा है या फिर डेसिडुअस ट्रीज है यहाँ पे कौन कौन से देखने को मिलते हैं इंडिया की कंडीशन में बोल रहा हूँ। आपका टीक हो गया, साल हो गया, महुआ हो गया, इंडियन रोजवुड हो गया, सैंडलवुड हो गया, रेड सैंडल हो गया। इसको जानते हो, पुष्पा मूवी देखिए, पुष्पा 2, जब वो बोलता है ना भी इसमें मैंने चंदन की तस्करी है वो सारे पकड़ लिए, जो इंस्पेक्टर होता है शेखावत, तो उसके बदले जहाँ पे वो बोलता है पुष्पा भी तूने तो भी यहाँ पे उसको पकड़ा ही नहीं है, तो जो यहाँ पे जिसने पकड़ा होता है ये वही पेड़ है सैंडलवुड, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे आपका जो है टेम्परेट बायोम भी कंप्लीट होता है। सॉरी। तो तीसरे नंबर पे आ जाओ, यहाँ पे जो है फॉरेस्ट के ऊपर आपका जो है कोनिफरस फॉरेस्ट बोलो, टाइगा बोलो या फिर बोरियल बोलो, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे, जो यहाँ पे जो वेजिटेशन है ना वो कुछ कोन शेप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो भी ट्रीज वगैरह होगी। तो इसमें बोलते हैं भी ये जो आपकी ये जो टाइगा या बोरियल बायोम है, ये बोलते हैं भी वर्ल्ड के जो लैंड के हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। तो 10% जो है 10% ऑफ द वर्ल्ड ये जो है इस चीज़ को कवर करते हैं। आपकी ये जो नदर्न अमेरिका है ना, नदर्न अमेरिका से लेके रशिया, ये यूएसए है, यूएसए से लेके रशिया का जो जितना भी आपका ये जो ग्लोब का एरिया है 50 से 60 डिग्री लैटिट्यूड में, यहाँ पे आपको ये जो है हर जगह पे आपको जो है यहाँ पे ये देखने को मिलेगी कोनिफोरस एंड टाइका जो भी ये बायोम है। तो एक बात और बोलता हूँ, ये जो लोकेशन है ना इसकी, ये आपको जो है नदर्न हेमिस्फीयर में ही देखने को मिलेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में आपको यहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। तो इसमें जो है इसको टिक कर लेना। और क्लाइमेट के ऊपर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है यहाँ पे, और प्रेसिपिटेशन है, जब विंटर्स का टाइम होता है तो यहाँ पे आपको स्नोफॉल मिलेगी, और समर्स का टाइम होगा तो यहाँ पे रेनफॉल मिलेगी। अब जैसे इंडिया में भी इसकी कंडीशन यहाँ पे ये जो बोरियल यहाँ पे और ये टाइगर यहाँ पे बायोम है इसकी जो है फुलफिल होती है। जैसे आपकी हिमाचल होगी, उत्तराखंड होगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया होगी, ठीक है, उसके साथ आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये तीनों यहाँ पे जो है इसकी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे देखोगे जो हिमाचल में भी यहाँ पे जो है कोनिफेरस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे जो है अपर हिमाचल में आपको यहाँ पे इस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। और ट्री स्पीसीज यहाँ पे कोनिफेरस है, और इनकी जो लीव्स है ना ये निडल शेप में होती है। निडल शेप में पता क्यों होती है, मान लो यहाँ पे जो बर्फ़ गिरती है ना तो मैक्सिमम जो बर्फ़ होती है ना ये नीडल शेप में होती है, तो इसमें ये टिक नहीं पाती और ये नीचे गिर जाती है। तो सेम आप देखना इन्हीं को देखते हुए, अगर आप देखो किसी हिली रीजन में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे घर देखने को मिलेंगे। वहीं आप जो है प्लेन में देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है छत होगी लोगों की, यहाँ पे जो है फ्लैट टाइप में यहाँ पे बनाया होगा, टेरेस होगी, लोग यहाँ पे घूमेंगे आराम से, पर यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका कारण ये है क्योंकि स्नोफॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बोलता है भी परमाफ्रॉस्ट थोइंग यहाँ पे होती है। अगर ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट हो, आपने फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल को पढ़ा है। ये आपकी वेदरिंग के प्रोसेस से रिलेटेड है, और वेदरिंग में भी कहाँ पे, फिजिकल वेदरिंग से रिलेटेड है। तो फ्रीजिंग का मतलब ऐसा होता है, मान लो कोई भी पत्थर है, पत्थर के ऊपर जो है कुछ एक पोर्स होते हैं जिसमें देखना आप जो है ये जो पानी होता है ना ये अंदर की तरफ चला जाता है, और जिसमें जब नाइट कंडीशन आती है अल्पाइन रीजन जैसे में, तो इसमें पता क्या होता है ये फ्रीज हो जाता है। और वाटर की भाई इसमें पता क्या होती है, जो वाटर की डेंसिटी होती है, जब ये सॉरी आइस और वाटर के डिफरेंस में बोलता हूँ इनकी डेंसिटी में, जो आइस होता है ना या स्नो होती है इसकी डेंसिटी हाई होती है और वाटर की कम होती है। तो ये जो पत्थर होता है ना इसमें ये जब ये चले जाते हैं तो ये इसको जो है ब्रेक करना शुरू करते हैं, तो उसी को जो है यहाँ पे जो है फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस बोलते हैं। तो थॉइंग का मतलब ऐसा होता है ये पिघल रहा है, तो जिसके कारण आपकी जो भी रीज़न है ना यहाँ पे मान लो बर्फ़ पड़ी हुई है। अब मान लो पिछले 10 साल से यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है और ये जो है पूरा एरिया कवर है।
अब मान लो जो यहाँ पे एक टाइम पे ऐसा भी होगा, यहाँ पे जो है क्लाइमेट और वेजिटेशन होगी, और जो ये जो वेजिटेशन है ना, यहाँ पे मान लो ये सड़ गई है, गल गई है, ठीक है, इसके अंदर ट्रैप हुई है। तो जब ये जो ट्रैप होगी, जब यहाँ पे इसकी थॉइंग होगी, ये जो बर्फ़ होगा यहाँ का, ये जो है सारा पिघल जाएगा, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, ये रिलीज़ होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कार्बन सिंक के बारे में, नेचुरल ओशन सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। तो उसमें आपकी यहाँ पे ये जो है, ये जो आइसी स्नोई रीजन है, तो इसमें जब ये मेल्टिंग हो रही है, तो इसमें यहाँ पे जो है थॉइंग हो रही है, और थॉइंग होने से आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये रिलीज़ हो रही है, जो ट्रैप हो रही थी, वो ट्रैप थी। तो ये इसका कारण है। तो जैसे मैंने बोला हुआ था आपको, जो है आप देखो कि 50 से 60 डिग्री यहाँ पे जो है लैटिट्यूड में जाओगे नदर्न पार्ट में, तो आपको पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पे ये 10% का एरिया कवर करता है, सबसे बड़ा। और इसकी जो स्पीसीज़ देखो यहाँ पे फ्लोरा में, आपकी पाइन होगी, फर होगी, विलो होगी, देवदार होगी, स्प्रूस होगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इंडिया में जो हिमालयन रीजन है उसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको पूरी पूरी यहाँ पे रिजेंबल करती हुई दिखेगी। नेक्स्ट वन आ जाओ, आपके ग्रासलैंड है। तो ग्रासलैंड के ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को आप जो है यहाँ पे आप बोलते हो कि सवाना ग्रासलैंड है, तो ये वही ग्रासलैंड है। तो इसमें हमने बोला हुआ था, जैसे आपकी ये जो अर्थ है, अर्थ में जो है जो सनरेज जो डायरेक्ट फॉल करती है, उसमें जो आपको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट नहीं करते उनको टेम्परेट बोलते हैं। तो इसी के बेस में इसमें जो है बाइफर्केशन की हुई है। तो आ जाओ फर्स्ट वन में, जो ट्रॉपिकल जो है सवाना ग्रासलैंड है। देखो मैक्सिमम यहाँ पे मैंने अफ्रीका का यहाँ पे मैप बनाया हुआ है। देखो ये जो विंड्स हैं, अब आप देखोगे क्या बोलते हैं यार, यहाँ पे है रीज़न है एक, मेरे को याद नहीं आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से जैसे इंडिया से यहाँ पे तेज है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करती है इंडिया में, और इंडिया में सोमालिया, ठीक है, हाँ सोमालिया। तो सोमालियन रीजन है, सोमालियन रीजन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है मेडागास्कर के आसपास में, जिसमें हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ जाती है, और इसमें जो है इसमें कन्वेक्शन होती है, और ये ऊपर की तरफ उठती है। जब ऊपर की तरफ ये उठती है, तो एक जो है यहाँ पे जो ट्रोपोपॉज होता है, तो एक तरफ यहाँ पे ये इंडिया की तरफ मूव करती है, और दूसरी तरफ ये अफ्रीका की तरफ मूव करती है। तो इंडिया की तरफ जब ये मूव करती है, तो यहाँ पे आपका जो मानसून होता है ये इसको बूस्ट करती है, और जब दूसरी तरफ ये इसमें जाती है, तो यहाँ पे जो अफ्रीकन जो रीजन है उसमें ये बारिश देती है, क्योंकि जो विंड होती है ना, जो इंडियन ओशन है, यहाँ से ये मॉइस्चर उठा के चली हुई है। जब ये मॉइस्चर उठा के चली हुई है, तो कहीं ना कहीं तो गिराएगी। जैसे इंडिया के हिसाब से आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट में जो मॉइस्चर आता है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा रेन यहाँ पे होती है। तो सिमिलरली केसेस में अफ्रीका के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो आपका ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। और वहीं आप देखोगे फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मॉडरेट जैसी मिलेगी, और एंड में यहाँ पे जो है बिल्कुल कम मिलेगी, और यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, जैसे सहारा डेजर्ट इसका एग्जांपल है। और ये सेमी एरिड जो ग्रासलैंड है, यही आपके यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल इतनी नहीं हो पा रही है। तो देखो ग्रास के ऊपर मैं बात करता हूँ, जो ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड में यहाँ पे ग्रास दो टाइप की आपको हार्ड मिलेगी, सॉफ्ट मिलेगी। सॉफ्ट का मतलब क्या है, आपको जो है यहाँ पे जो है वाटर की जो अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, और दूसरी जो हार्ड वाली बात है, यहाँ पे जो वाटर क्वांटिटी है बिल्कुल कम है, तो जिसके कारण यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और समर्स के टाइम ऐसा होता है, जब ये जो श्रब्स होती है, ठीक है, घास की जो होती है सूखी हुई होती है, जब ये हार्ड हुई होती है, तो एक दूसरे के साथ ये जब रब करती है ना, एक दूसरे के साथ इसको घर्षण होता है, तो यहाँ पे ये आग पकड़ लेती है, जिसके कारण आप देखोगे यहाँ पे हर साल जो है एनुअल यहाँ पे फायर यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, फॉरेस्ट फायर। अब ट्रीज के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, पर काफ़ी कम क्वांटिटी में हो गए। तो इसमें मैंने बोला होता है इसकी जो रूट्स होगी काफ़ी ज़्यादा डीपर होगी, ठीक है, और इसके साथ इसकी शेप जो है काफ़ी यूनिक है। इसमें जो है आपको अम्ब्रेला शेप के यहाँ पे जो है ट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे बाओबार ट्री जो है यहाँ पे आपको जो है, ये जो मेडागास्कर रीजन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये अभी न्यूज़ में भी था पीछे जैसे। तो इसमें आप देखोगे ऐसी ऐसी इसमें स्पीसीज आपको देखने में। इसका पता क्या रीज़न होता है, ये जो विंड होती है ना, ये नेचुरली यहाँ से चली जाती है, और दूसरी जो मैक्सिमम यहाँ पे जो रेज करती फॉल करती है, तो इसमें यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस में जो है ये डायरेक्ट करती है, ठीक है, और मिनिमम इवेपोरेशन होता है, क्योंकि ये अम्ब्रेला शेप में आ जाती है, एक दूसरे को शील्ड की तरह काम करती है। तो समर के टाइम पे आपको जो है यहाँ पे बुश फायर यहाँ पे देखने को मिलती है, ड्राई सेशन होता है, क्योंकि इसमें ये जो मैंने बोला अभी हार्ड होती है, एक दूसरे के साथ रगड़ खाती है और आग पकड़ लेती है। और रेन सीजन के ऊपर ऐसा होता है, ये जो ग्रास होती है ना काफ़ी रैपिडली यहाँ पे ये ग्रो करती है। पर पता क्या होता है, जब ये ऐसे ये विंटर सीजन में या ऑफ सीजन में आती है, तो उस टाइम पे पता क्या होता है, ये जो घास है ना ये ब्राउन कलर में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इसको जो है पानी नहीं मिल पाता है। तो इसकी आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक, अगर मान लो यहाँ पे कोई वेजिटेशन है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, तो इसमें आपको देखेगी यहाँ पे जो पत्तियाँ होंगी इसकी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगी, पानी ना होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा थिक होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन है इसको ये बिल्कुल कम करना चाहेगी। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना, ये जो पत्तियाँ होती हैं नीडल शेप में आ जाती है। आपका जो कैक्टस है ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है।
उसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे ट्रीज़ के ऊपर बात करूँ तो इसमें आप देखोगे जिसमें ट्रीज़ होगी उनमें फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ होगी। जब आग लगेगी ना तो इस पेड़ को जो है आग नहीं लगेगी, तो इसमें ये जो है इसने अडेप्टेशन की हुई टाइम के साथ। इसका जो बार्क है ये जो है यहाँ पे तना दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल थिक होगा। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसको जो है कांटे देखने को मिलेंगे, स्पाइन। नेचुरल सी बात है, अगर कोई भी यहाँ पे देखोगे नॉर्मल पत्ती है ना, उसमें अगर इसको पत्ते को आप काट दोगे और ये जो पार्ट आपको बचेगा तो यहाँ पे आपको ये जो है कांटे की तरह ही दिखेगा, स्पाइन ये। और यहाँ पे अगर सवाना ग्रासलैंड में जो सीज़न है यहाँ पे आपको अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीज़न मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा है साहब, अगर समर में यहाँ पे रेनफॉल होती है, समर में यहाँ पे बारिश होती है, तो आपका जो विंटर का टाइम होगा तो यहाँ पे रेन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये बात इसका बोलने का मतलब होगा अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन बोलता हूँ तो यहाँ से आपको देखोगे पीवाईक्यू में ये पूछा हुआ है। तो इसमें आप देखोगे जो आपका सदर्न अमेरिका है वहाँ पे आपको जो है लानोस और कैंपोस में यहाँ पे ये दो लोकेशन है, यहाँ पे जो है ये ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। अफ्रीका में आपका जो साहिल का रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगा, और उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो नदन पार्ट है वहाँ पे देखने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडिया में भी ये देखने को मिलेगा, आपका जो कच्छ है ना वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सेकंड वन पे आ जाओ, आपका जो है टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो इसकी जो लोकेशन है वो आपकी जो है 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में है, तो दोनों इसमें जो है हेमिस्फीयर में है। इसका टेम्परेचर समर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और विंटर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है। और यहाँ पे जो है इसको जो है ट्रू ग्रासलैंड बोलते हैं। इस ट्रू ग्रासलैंड पता क्यों बोलते हैं इसमें, यहाँ पे आपको जो ये जो ट्रीज़ है ना ये देखने को ही नहीं मिलेंगे, सिर्फ ग्रास ही देखने को मिलेगी। वहीं पर सवाना में आपको जो है यहाँ पे ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, और ट्रीज़ कैसे अम्ब्रेला शेप में देखने को मिलेंगे। तो ये है। अब ग्रास के ऊपर मैं बात करता हूँ, ग्रास काफ़ी सॉफ्ट होती है नेचर में, तो जिसके कारण आपको यहाँ पे कैटल रेयरिंग देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें एनिमल ग्रेज करते हैं, और इससे आपको क्या है डोमेस्टिकेशन यहाँ पे मिलती है। जैसे आपका न्यूजीलैंड हो गया, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे आपका यूएसए हो गया, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल बोलते हैं अभी आर्यंस कहाँ से आए, तो आपके जो स्टीप्स के मैदान है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में है तो वहाँ से आए, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें आप बोलोगे ये जो घास है ना इसमें जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डीप रूट्स हैं, एकदम यहाँ से उखड़ के नहीं आती है, और इसकी फर्टाइल सॉइल काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे देखोगे एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है। जब एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है ना तो एक बात पता क्या होती है, ये जो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मेथड होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से रिलीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो घास है ना यही खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद पता क्या होता है, यहाँ पे जो प्लेन एरिया है यहाँ पे कोई आपको ट्रीज वगैरह नहीं देखने को। जब ये विंड से यहाँ पे मूव करती है, हवा मूव करती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपने साथ यहाँ पे ये जो है सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर को उठाती है, उछालती है, ठीक है, एक टाइप से ऐसा समझ लो। तो लोकेशन देखो, लोकेशन में यहाँ पे ये पीवाईक्यू है, तो इसमें आपको नदर्न अमेरिका में जो प्राइजेस का एरिया है वहाँ पे देखने को मिलेगा, यूएसए में है बेसिकली। सदर्न अमेरिका में आपका जो पंपास का रीजन है वहाँ पे मिलेगा, यूरेशिया में आपका स्टीप्स हो गया, और सदर्न अफ्रीका में वेल्ट्स हो गया। तो ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ था, और एक और है शायद मेरे को याद नहीं आ रही है, तो 5 है वैसे, तो उसको भी देख लेना, वो वाला भी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो आपका ये होमवर्क है, इसको देख लेना आप। तो इस चीज़ को देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पीवाईक्यू में आ रहा है और ये पूछा हुआ है भी, लोकेशन बताओ कहाँ कहाँ पर है। तो इसके साथ हमारा ये जो है यहाँ पे ग्रासलैंड खत्म होता है। नेक्स्ट जो आपका जो है डेजर्ट बायोम। तो डेजर्ट भी आपको दो टाइप को देखने को मिलेंगे, एक कोल्ड है और एक हॉट है। तो कोल्ड डेजर्ट की कंडीशन क्या होती है यार, कोई भी माउंटेन है, ठीक है, अब माउंटेन में मान लो यहाँ पे कोई वाटर बॉडी का सोर्स है, उसमें यहाँ से मान लो ऑनशोर विंड यहाँ से मूव कर रही है माउंटेन की तरफ में, तो इसके साथ ही जो भी यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट होगा, जो ह्यूमिडिटी होगी, तो ये वाटर अपने साथ उठा लेगा। और जैसे ही ये एल्टीट्यूड की तरफ ये मूव करना शुरू करता है तो उसके साथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये यहाँ पे लूज करना शुरू करता है। लूज कैसे करता है, एडियाबैटिक लैप्स रेट के थ्रू यहाँ पे ये लूज करता है। और जिसमें यहाँ पे एक टाइम पे यहाँ पे आपको कंडेंसेशन देखने को मिलेगी। जब कंडेंसेशन देखने को मिलेगी तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो है रेनफॉल हो जाती है। और जिस साइड में जो माउंटेन की जिस साइड पे यहाँ पे आपको जो रेनफॉल देखने को मिलती है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और दूसरी साइड जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, जो ना के बराबर होती है, उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। और इसी से आपका जो है ये जो कोल्ड डेजर्ट की कंडीशन है यहाँ पे ये क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका लद्दाख हो गया। सदर्न अमेरिका में आप देखोगे जो अटाकामा डेजर्ट है वो हो गया। तो इसमें देखो जो डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। तो डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर समझते हो आप क्या होता है, तो जो जैसे मान लो जो आपका डे है ना, डे का टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और जो नाइट का जो टेम्परेचर है मान लो वो -5 और -10 के बीच में चला जाता है, तो उसी डिफरेंस को आपको जो है डायर्नल रेंज टेम्परेचर बोलते हैं। तो जितने भी आपके ये जो बायोम है ना, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है आपके जो है कोल्ड डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा। प्रेसिपिटेशन ना के बराबर देखने को मिलेगी। एनुअली यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम आपको जो है रेनफॉल देखने को मिलेगी, और वेजिटेशन भी यहाँ पे बिल्कुल कम होगी क्योंकि रेनफॉल नहीं हो रही है। और वही बात आई आपकी जो है हॉट डेजर्ट की। तो इसमें आपके थोड़े से टॉपिक यहाँ से आपके जो है क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी यहाँ से मिक्स होंगे, तब अगर आपको इन दोनों चीज़ों को आपने पढ़ा है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी होगी।
यहाँ पे मान लो कोई भी रीजन है, ठीक है, अर्थ का मान लो अगर मैं ट्रॉपिकल रीजन ही लेता हूँ जिसमें जो है सन की रेज जो है डायरेक्टली फॉल करती है, जहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे सॉरी मान लो यहाँ पे अर्थ की रेज जो है सन रेज जो है डायरेक्ट फॉल करती है अर्थ में, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। अगर जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ की जो जो एयर होगी, ठीक है, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी, है ना, ऊपर की तरफ ही तो उठेगी। जब ये ट्रोपोपॉज में पहुंचेगी तो यहाँ पे अपने रास्ते में यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा ये भारी हो जाएगी और ये नीचे की तरफ आना वापिस शुरू करेगी, और जहाँ पे ये वापस आना शुरू करेगी तो अपना ये रास्ता बनाएगी, और जैसे ये नीचे को गिरेगी तो यहाँ पे आप देखोगे एक सेल फॉर्मेशन ये करेगी, ठीक है। तो इसमें जो है ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है ये, सॉरी क्लाइमेटोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जहाँ पे ये जो विंड गिरेगी ना, जो हैवी होगी उसको जो है यहाँ पे हाई प्रेशर बोलेंगे, जहाँ से ये उठेगी उसको लो प्रेशर बोलेंगे। तो हमेशा याद रखना जो लो प्रेशर एरिया होता है उसमें रेनफॉल होती है, जो हाई प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होती, क्योंकि जो है मैंने जैसे इसमें मैं आपको यहाँ पे बोला कोई भी वाटर बॉडी है, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी को अपने साथ उठा रहा है और ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो रेनफॉल इसमें जो है लो प्रेशर में आपको देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही दूसरी कंडीशन आप देखोगे यहाँ पे ऑफशोर विंड्स, तो मैंने बोला यहाँ से जो है आपकी ऑनशोर विंड्स यहाँ पे मूव कर रही है, और उसके बाद ये जो है ये ऑफशोर विंड्स है। ऑफशोर विंड्स भी हमेशा हाई प्रेशर की इसमें ही बनती है। ऑफशोर विंड्स का ऐसा मतलब होता है साहब, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है, तो पॉइंट ए की तरफ से पॉइंट बी की तरफ ये जो मूव कर रही है ना उसको ऑफशोर विंड बोलेंगे। तो ये इस साइड जो है यहाँ पे ऑनशोर विंड होगी, क्योंकि इस तरफ हवा आ रही है और यहाँ से भी हवा जा रही है, इसको ऑफशोर विंड बोलोगे। अब जब ये हवा दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपका साउदर्न अमेरिका है, तो यहाँ से हवा ये जो मूव करेगी तो अपने साथ ये जो है जो आपका ये जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन से मॉइस्चर भी तो ये उठा के लेके जाएगी। जब ये मॉइस्चर उठा के लेके जाएगी तो यहाँ पे जो है ये क्या करेगी, रेनफॉल करेगी, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको जो है डेजर्ट देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको जो है सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको जो है नामीब डेजर्ट देखने को मिलेगा जो नामीबिया है। और तीसरी कंडीशन है अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। जैसे मैं एग्जांपल के साथ चलता हूँ, एग्जांपल क्या दूँ आपको, हाँ देखो, जैसे रेनफॉल के ऊपर मैं बोलता हूँ, इंडिया में बोलते हैं अभी लानिना और एल नीनो की कंडीशन यहाँ पे आती है। अब बोलते हैं अभी जब लानिना आता है ना तब इंडिया को जो है यहाँ पे मानसून फेवर करता है, और इसमें जो है इंडिया में काफ़ी बारिश होती है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, तो इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलियन रीजन है, यहाँ पे आपका सदर्न अमेरिका है, तो जिसमें जो नॉर्मली जो आपकी जो विंड की जो फ्लो होता है ना, इसमें ये जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। ये विंड्स की टाइप होती है, ये भी लैटिट्यूड्स में वेरी करती है, ईस्टर्ली वेस्टर्ली। तो ये ईस्टर्ली विंड है आपकी, और ये जो है इसमें जो है ईस्ट की तरफ मूव करती, सॉरी वेस्ट की तरफ मूव करती है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो जिसमें आप देखोगे जब ये विंड यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रही है तो ओशन में जो वार्म वाटर है ना ये भी अपने साथ यहाँ पे इसको जो है खींचता हुआ यहाँ पे ड्राई करता हुआ यहाँ पे इस तरफ ही लेके जाएगा। जब यहाँ से ये जो गर्म वाटर है इसको ये यहाँ ले जाएगा तो ये जो नीचे वाला पानी यहाँ पे जो कोल्ड वाटर है ये यहाँ से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये विकेट हो गया और ये एक साइकिल की तरफ यहाँ से ये चलेगा, ठीक है। तो इसी को अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर बोलेंगे। जहां पे भी अपवेलिंग होगी तो ध्यान रखना वहां पे रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होगा। जब रेनफॉल वहां पे नहीं होगा तो वहां पे क्या होगी, हाई पोटेंशियल कंडीशन बनेगी, और इसमें क्या होगा आपका जो है डेजर्ट फॉर्मेशन होगी, जब बारिश नहीं होगी तो डेजर्ट ही बनेगा कोई भी एरिया हो। तो ये आपके हॉट डेजर्ट का यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे तो ये पढ़ाना नहीं चाहिए था यहाँ पे, पर मैंने करा दिया आपको। अब इसमें हॉट डेजर्ट में आप देखोगे फौना और फ्लोरा की यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है। तो फौना में ऐसा है, आप देखोगे जो आपके जो यहाँ पे जो जितने भी जानवर हैं तो उनकी थिक फर है, फर समझते हो, जो बाल होते हैं ना, हेयर, वो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं जिससे जो है हीट को इंसुलेट कर सके। और जो पक्षियों में जो फैदर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है सन की हीट को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आपको जो है नॉक्टर्नल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है, ये रात को जो नाइट के टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और उसके साथ ही इनका स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि यहाँ पे फूड की स्कैरसिटी होती है, तो जिसके हिसाब से इनकी जो है खुद जो है नेचर ने यहाँ पे जो है को वरदान दिया हुआ है। तो जिसमें देखो ये जो है एनर्जी को कंजर्व करते हैं टाइम के साथ ही, और इनका टॉक्सिक लाइफ है क्योंकि एनिमीज इनके साथ ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो फूड है नहीं तो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे अटैक होगा, तो जिसके कारण यहाँ पे इन्होंने जो है नेचर के साथ अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। और इनके पास जो एबिलिटी है ये वाटर को कंजर्व करते हैं। जैसे कैमल है, कैमल जो वाटर यहाँ पे जो स्टोर करता है उसमें ये फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो इनमें सारों में अपनी अपनी है, तो मैक्सिमम ये लेस यूरिनेशन करते हैं, और उसके साथ ही ये जो है हाई टॉलरेंस है इनकी सॉल्ट के साथ है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। और इनकी जो चमड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, जिससे जो है जो सन रेज हैं उनको ये अवॉइड कर सके या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और वहीं फोना के ऊपर बात करो तो इनमें जीरोफाइटिक नेचर है। तो जीरोफाइटिक नेचर वही है जो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ था, जो पत्तियाँ होंगी स्मॉल होगी, काफ़ी ज़्यादा थिक होगी, नैरो साइज होगा, और जो पेड़ वगैरह होंगे तो वहाँ पे जो है फायर रेजिस्टेंट होगा, थिक बार्क होगा, और जो है स्पाइन होगा। तो ये इस चीज़ में जीरोफाइटिक नेचर होता है, जिससे क्या कर सकते हैं ये आपकी जो है ये जो ड्राउट रेजिस्टेंट है इसमें जो है यहाँ पे इसको जो है अपने आप को सर्वाइव कर सकें। शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है क्योंकि यहाँ पे बारिश ही नहीं होती, तो जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके जो है लाइफ स्पैन काफ़ी छोटा होता है।
जो लीव्स पत्तियाँ होती है काफ़ी थिक होती है और स्मॉल होती है साइज़ में। अभी मैंने बताया आपको क्यों होती है, ट्रांसपिरेशन के लिए। रूट्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है क्योंकि ग्राउंड वाटर की तलाश में ये हमेशा रहती है अपने सर्वाइवल के लिए। और इनके सीड्स काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे मान लो कैक्टस या कैक्टस का कोई सीड अगर यहाँ पे गिर जाता है तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी थिक होगा, अपने आप को ये प्रोटेक्ट करेगा। जब तक यहाँ पे रेन नहीं होती तब तक ये अपने आप को यहाँ पे बचाए रखेगा। जब रेन होगी तो यहाँ पे ये स्प्राउट करेगा या जर्मिनेट करेगा अपने आप को। तो लास्ट वन है आपका टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम जो आपका जो है ये एल्टीट्यूड से रिलेटेड है, जो हाइट से है। तो यहाँ पे आर्कटिक है जो आपके नदर्न हेमिस्फीयर, अंटार्कटिक सदर्न हेमिस्फीयर, और अल्पाइन जो आपके माउंटेन रीजन जैसे हिमालय हो गए, यहाँ पे आपको जो है ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी। तो ट्रेस स्पीसीज मैक्सिमम यहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक को आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट यहाँ पे आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एल्बिडो का मतलब ऐसा होता है जैसे मान लो कोई भी सरफेस रीजन है, ठीक है, और यहाँ से सन रेज आ रही है, तो एल्बिडो से ऐसा है ये सन रेज जो है ऑब्जर्व नहीं होगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसको जो है एल्बिडो बोलते हैं। तो ये क्लाइमेटोलॉजी का यहाँ पे एक टॉपिक है, उसको भी मैं यहाँ पे आप करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन, लॉन्ग वेव सोलर इंसोलेशन। तो इसमें ऐसा होता है जो शॉर्ट वेव, कोई भी वेव हो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो काफ़ी छोटे फॉर्म में यहाँ पे पेनिट्रेट करता है। कोई भी वेव ऐसी है जिसकी आप देखोगे इसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें देख लेना उसमें एनर्जी नहीं होती है, तो इसीलिए इसको जो है लॉन्ग वेव बोलते हैं, इसको शॉर्ट वेव बोलते हैं। तो इसमें एल्बिडो काफ़ी हाई है क्योंकि जो वेव्स आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। जब रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो यहाँ पे मैंने बोला हुआ था आपका ये जो प्रोडक्टिविटी है वो तो बिल्कुल जीरो होगी। जीपीपी बोलो या एनपीपी बोलो तो कुछ हो ही नहीं रहा है। विंड हो गया, तो विंड भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है क्योंकि यहाँ पे ट्रीज नहीं देखने को मिलेंगे आपको, सारा ही प्लेन देखने को मिलेगा। जो हवा जो काफ़ी ज़्यादा तेज चलेगी तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है। और जो सीजन है यहाँ पे आपको जो वेजिटेशन देखने को मिलेगी वो आपको समर्स के टाइम में ही देखने को, और समर भी आपको देखोगे यहाँ पे जो है 2 महीने का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो इसी टाइम में जो छोटी छोटी स्पीसीज होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और बायोडाइवर्सिटी लिमिटेड है, ना के बरोबर है। यहाँ पे कुछ ही की चीज़ें ऐसे सर्वाइव कर पाएगी, जैसे आपके जो है पेंगुइन्स हो गए, पेंगुइन्स को पोलर बियर हो गए, आर्कटिक फॉक्स हो गए, ये कुछ एक ऐसी स्पीसीज है इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है और बाकियों का मुश्किल है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन भी यहाँ पे आप देखोगे इग्लूज के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इग्लू बनाते हैं, इसके अंदर ये जमीन खोदते हैं, तो यहाँ के अंदर यहाँ पे ये स्पीसीज रहते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन भी आप देखोगे यहाँ पे ये जो है काफ़ी लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स नहीं है, ठीक है। अगर 2 से 4 आदमी हो जाएंगे तो यहाँ पे फूड स्कार्सिटी होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो परमाफ्रॉस्ट रीजन है, ठीक है, तो कार्बन सिंक काफ़ी हाई होता है यहाँ पे। देखो परमाफ्रॉस्ट का वही बात है यार, यहाँ पे जो है बर्फ काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो कार्बन जो भी चीज़ें यहाँ पे वेजिटेशन है यहाँ पे जो है अंदर है वो यहाँ पे इसमें ट्रैप है। जब तक ये है, अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाती है तो ये जो है यहाँ पे पिघल जाएगा और ये वापस जो है एटमोसफेयर आएगी और ग्लोबल वार्मिंग करेगी। और यहाँ पे देखो कोल्ड वर्ल्ड ब्लड स्पीशीज आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, जिसी को आप जो है पॉइलकिलोथर्न्स बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। कोल्ड ब्लड स्पीशीज को जो है सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे जो है वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में कई बार पूछ भी लेना तो ये इसमें यहाँ पे ध्यान रखना। तो फोना और फ्लोरा के ऊपर देखो, फोना आपको आर्कटिक फॉक्स, स्नोगीज हो गया, पोलर बियर हो गया, पेंगुइन्स, सो जो अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे देख लेना। और जो फ्लोरा है, फ्लोरा में मॉसिस हो गए, लाइकन्स हो गए, सेट्स हो गए, कॉटन ग्रास हो गए, बर्चिस हो गए, रोडोडेंड्रोन हो गया, ये भी यहाँ पे आपको जो है हिली एरिया में देखने को मिलेगा, अल्पाइन में, ठीक है। तो इसी के साथ अच्छा यहाँ पे रह गया मेडिटेरेनियन बायोम और चाइना टाइप क्लाइमेट क्या है। तो इसमें पता क्या होता है, ये जो क्लाइमेट है इसमें रेनफॉल के ऊपर ये बात करता है। जैसे इंडिया में होता है जो समर के टाइम में यहाँ पे हमारे को रेनफॉल मिलती है और विंटर के टाइम में भी मिलती है, ठीक है, दोनों में मिलती है वैसे। तो यहाँ पे ऐसा होता है जो समर का टाइम होता है वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है और जिसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट का कंडीशन यहाँ पे बनती है। पर जब विंटर का टाइम होता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल होती है, रेनफॉल का कारण है टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे जो है यही इंडिया की तरफ भी मूव करता है जब ITCZ यहाँ पे जो है बेंड करती है, ठीक है, जब मूव करती है नीचे की तरफ तो इंडिया में भी यहाँ पे रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इटली, ग्रीस, केप टाउन, ये जो है यहाँ पे जो है सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। इसमें जो है यहाँ पे रेनफॉल होगी, टर्की होगी, इसमें जो सारा है। और एक बात और है, ये जो दोनों हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ में, जैसे साउथ अफ्रीका का केप टाउन वगैरह जो है इसमें जो है मेडिटेरेनियन बायोम की कंडीशन को फिल करता है। न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलेगा। और इसी क्लाइमेट को यहाँ पे स्लेरोफिल बोलते हैं, ये शायद पूछा हुआ है, मतलब PY ये मेडिटेरेनियन तो मैं बोलूँगा, आप UPSC में नहीं पूछा होगा तो आपको स्टेट PCS में देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं इसमें। अब चाइना टाइप क्लाइमेट में देखो तो इसमें सेम टू सेम इंडिया जैसा ही है। समर के टाइम में यहाँ पे रेन होती है पर विंटर के टाइम में यहाँ पे ड्राई होता है। और इंडिया में क्या है, रेनफॉल होती है और रेनफॉल का कारण क्या है, टेम्परेट साइक्लोन है, ये मेडिटेरेनियन सी से जो है रेनफॉल आती है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये भी दोनों हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका जो जापान हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है। तो इसी के साथ आपका जो बायोम है ये कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इसमें आ जाओ, इसको भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो 2 क्वेश्चन ऊपर से हो गए, एक यहाँ से, पॉसिबिलिटी है ना, इतने तो आएंगे।
तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप देखोगे यहाँ पे फ्रेश वाटर मिलेगा आपको, ब्रैकिश वाटर मिलेगा और मरीन वाटर मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल आपके लेक्स हो गए फ्रेश में, एस्चुरीज और मैनग्रोव्स हो गए PYQ में, इसमें जो है मेंस में भी कितने पूछते हैं, प्रीलिम्स में भी इतने पूछते हैं, और जो है ओशन में आपके मरीन हो गए। तो इसमें जो है इसकी जो है आप कैसे बोल सकते हो भी ये ओशन वाटर, कैसे बोल सकते हो भी ये ब्रैकिश वाटर है, या इसमें जो है ये फ्रेश वाटर है। तो इसका जो एक ही है इंडिकेटर वो है सैलिनिटी। सैलिनिटी इसके बेसिस पे है, अगर पार्ट्स पर 1000 आपके जो है सैलिनिटी 35 से ज़्यादा होगा तो आप बोलोगे इसको ये जो है ओशन वाटर है, सॉल्टी है, और 5 से 35 के बीच में होगा तो ब्रैकिश बोलोगे, और फ्रेश अगर 5 से कम है तो इसमें आप इसको बोलोगे, ठीक है। तो इसी में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लेंटिक और क्या बोलते हैं लोटिक, इसकी जो है फीचर भी दिखेंगे। वैसे काम के नहीं है, ये नहीं पूछते यहाँ से। अब ऑर्गेनिज्म के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे यूपीएससी ने यहाँ पे आपसे जो है आपका ये जो पेरीफाइटोन है और प्लैंकटन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा होता है, एग्जाम्पल पूछा होता है भाई जो डायटम है ना ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये प्लैंकटन का एग्जाम्पल था, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा होता है यूपीएससी ने। तो देखो न्यूस्टन हो गया आपका, यहाँ पे पेरीफाइटन हो गया, प्लैंकटन हो गया और नेक्टोन हो गया, ये 4 चीज़ें हैं। इनके बारे में देखो क्या चीज़ें हैं और उसके साथ ही हम लिमिटिंग फैक्टर देखेंगे। तो न्यूस्टन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना जो आपके जो है लैंड में भी देखने को मिलेंगे और वाटर के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो कोई भी जैसे मतलब अगर आप जैसे नेचुरल वाटर बॉडी के साथ अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे कीड़ा देखने को मिलेगा जो पानी के ऊपर यहाँ पे जो तैरता रहता है, ठीक है। तो वही उसी की मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, तो उन्हीं को जो है न्यूस्टन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग बार्नेकल्स जो है इसका एग्जांपल है, वर्म हो गया, हाइड्रा हो गया, स्नेल हो गया। तो देखो ना कुछ एक जो है पानी में रहेंगे, कुछ एक जो है लैंड के में रहेंगे, पर ये रहेंगे आसपास ही एक दूसरे के साथ, जो एक इसके आसपास रहेंगे इसको आप न्यूस्टन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका पेरीफाइटन है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, वैसे तो है ये एल्गी ही है, ठीक है। अब देखो कोई भी वाटर बॉडी है, जैसे मान लो कोई रीजन है, यहाँ पे एक पेड़ है, बेम्बू मान लो, बांस का पेड़ है, ठीक है। अब इसमें मान लो कोस्ट लाइन है, जैसे फिशिंग वगैरह करते हैं ना, जैसे आप देखते हो मूवीज़ वगैरह में भी लोग बैठे होते हैं यहाँ पे, या कपल वगैरह बैठे होते हैं। तो इसमें मान लो यहाँ पे ये जो बेम्बू का पेड़ यहाँ पे इसने इन्होंने गाड़ा हुआ है, तो ये वाटर सरफेस है। तो इसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको एल्गी देखने को मिलेगी, ग्रीन ग्रीन, ठीक है, येलो ग्रीन या ब्लू, जैसे आपको यहाँ पे जो है फिशरीज के ऊपर देखेंगे, पर यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो पानी की सरफेस के ऊपर है, पानी की सरफेस के नीचे। तो यहाँ पे ये जो चीज़ देखने को मिल रही है इसी को आप जो है पेरीफाइटन बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी ये डिट्राइटस हो गए, एल्गी हो गए, बैक्टीरिया है, इनका कॉम्बिनेशन है ये। तो एग्जाम में पूछेगा भी हाँ ये है और ये है और ये नहीं है, तो ऐसा आप नहीं बोलोगे, ठीक है, तीनों इसका कॉम्बिनेशन है। तो जैसे आपका ये जो प्लांट है यहाँ पे वाटर सरफेस है, तो इसके नीचे यहाँ पे ये जो देखने को आपको मिल रही है ना छोटी छोटी एल्गी, मैंने यहाँ पे बताई हुई है, यही आपकी जो है पेरीफाइटन है। तो पेरीफाइटन ये क्या है, अटैच करती है स्टेम ऑफ सबमर्ज्ड वाटर। तो यहाँ पे इसके जो है पेरीफाइटन आपके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है प्लैंकटन। प्लैंकटन जैसे हम बोलते हैं जो हमारा प्राइमरी सोर्स है फूड का, वो क्या है, प्लांट्स है, वहीं पे डिपेंड है ना। जब एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर आप बात करते हो तो यहाँ पे जो है जो आपके ये जो प्लैंकटन्स है ये प्राइमरी सोर्स है फूड के, तो प्रोड्यूसर इनको आप बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो इसमें भी आप देखोगे 2 टाइप के हैं, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन हो गए, जू प्लैंक्टन हो गए। फाइटोप्लैंक्टन वो होते हैं जिनमें प्लांट्स के जो है फीचर होते हैं, और एनिमल्स वाले जो है जो जू प्लैंक्टन बोलेंगे, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें पूछा होता है ये जो डाइटम है ना, इसके बारे में पूछा होता है, बोलो भी क्या है ये, जू प्लैंक्टन है या फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है। और एक शायद मेरे ख्याल से यही था पेरीफाइटन, कुछ ऐसा था इसमें पूछा हुआ। तो इसमें ये जो डाइटम यहाँ पे है, उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन एल्गी होगी। वैसे एल्गी जो है ना आपकी, ये जो एल्गी है ये ब्रॉडर टर्म है, और ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये शॉर्टर टर्म है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये आपकी एल्गी आएगी, और एल्गी के अंदर ही आपको यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो उसके बाद फिर साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। कोकोलिथोपोरस, शायद मेरे ख्याल से ये भी पूछा हुआ, मेरे कुछ ऐसी याद आ रही है, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना। कोकोलिथोपोरस ये भी इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद देखो जेलीफिश हो गया, कोपोड्स हो गया, क्रस्टलेस हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब प्लैंक्टन्स क्या है, ये जो आपकी जो है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ऑक्सीजन के सोर्स 2 तरीके से हैं। एक जो आपका जो सरफेस, जो ऑक्सीजन का सरफेस है ना, जो वाटर बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से जो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे जो हाई, देखो कोई भी चीज़ होती है ना, वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यहाँ पे ये मूव करने की कोशिश करती है। अगर मान लो कोई भी यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कंटेंट ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव कर जाएगी, ठीक है। एक सोर्स ये है, और दूसरा सोर्स है आपका फोटोसिंथेसिस है, जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं। फोटोसिंथेसिस अगर यहाँ पे सनरेज पहुंचेगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है CO2 इसको ये ऑब्जर्व करेंगे, O2 को ये रिलीज करेंगे। तो ये इसका यहाँ पे फीचर है, ठीक है। और क्या फंक्शन है इसके, तो ये बोलता है भी ये जो आपके जो प्लैंक्टन्स हैं मोस्टली फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग का मतलब क्या है, इनमें लोकोमोटरी पावर नहीं है। लोकोमोटरी पावर समझते हो, जैसे मान लो हम है ह्यूमन स्पीसीज है, ये प्लेस ए है और प्लेस बी है, हमारा मन करता है भी यार यहाँ से हमें यहाँ जाना है प्लेस बी की तरफ, तो हम मूव करके चले जाएंगे, ठीक है। और बी से सी की तरफ भी चले जाएंगे अगर मोड किया जाएगा, ठीक है, वापस भी आ जाएंगे। पर इनके इसमें ऐसा नहीं होता है, ये डिपेंड करते हैं
मोशन के ऊपर, ठीक है। जो हवा है, विंड है, रिवर का फ्लो है, जैसे विंड का जो है रिवर का फ्लो है उसी तरफ ये चले जाएंगे। मान लो रिवर इस तरफ जा रही है तो इस तरफ जाएगी, यहाँ से इस तरफ मुड़ गई तो ये इसी भी साथ साथ चल पड़ेंगे। तो ये है लोकोमोटिव पावर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मान लो किसी भी फाइटोप्लैंक्टन को यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स में आपके जो है आपके मैंने बात की हुई थी, आपके नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, और पोटेशियम हो गया। ये जो है मिनिमम जो है आपके जो यूरिया फर्टिलाइजर में भी यूज़ होते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई तो फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाएगी। नेचुरल सी बात है यार, अगर तुम खादोगे ना किसी भी पौधे को तो उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी है। नेक्स्ट आ जाओ नेक्टोन। नेक्टोन क्या है, देखो ये जो है प्लांट्स नहीं है, ये एनिमल्स है। इसका एग्जांपल फिश है, जितनी मछली है ना उसको नेक्टोन बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स है, और ये स्विमर्स हैं, लोकोमेट्री पावर इनमें है। अब लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर आ जाओ, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और मेंस में भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है, कोई भी इकोसिस्टम है तो सबसे पहली बात है सनलाइट है। तो सनलाइट ऐसी चीज़ है साहब जिसमें मैंने बोला प्रोडक्टिविटी की बात आ गई यार, प्रोडक्टिविटी आ गई ना इसमें, जो बोला हुआ है भी लाइट जो है इसमें बायोमास में कितना कन्वर्ट होता है, तो वही है। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम ऐसा होता है ना, जो आपके जो ओशन से 200 से 250 मीटर के आसपास के जो रीजन होता है ना, उसमें आप देखोगे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ पे जो रीजन है आपके जो जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हैं यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा। क्योंकि ये जो है यहाँ पे फोटिक जोन क्रिएट करते हैं, क्योंकि सन रेज भी यहाँ पे किसी लिमिट तक ही पहुँच सकते हैं। ओशन में यहाँ पे हमने आज तक जो है डेप्थ यहाँ पे इसकी जो है मापी नहीं है कि इतनी ज़्यादा है, तो ये देखना इतना अननोन है। तो जो फोटिक जोन है ना, यहाँ पे आप देखोगे जो भी यहाँ पे जो आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो है इसको जो है सनरेज मिल रही है और इसे सनरेज को मिलने से यहाँ पे ये जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, जिसके कारण इसको खाना मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोक्सिन है, अगर इसको सनलाइट मिलती है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे दूसरा अफोटिक जोन है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ सनलाइट है, सनलाइट यहाँ पे नहीं पहुंच पा रही है बॉटम में, तो यहाँ पे कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो यही है फोटिक जोन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्लैंक्टन्स की ग्रोथ में। अब देखो फोटिक जोन में पता क्या क्या होता है, दो फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको। तो फोटिक जोन में आपको जो है फोटोसिंथेसिस भी देखने को मिलेगी जिसमें ऑक्सीजन बन रही है, और रेस्पिरेशन भी हो रही है जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और CO2 रिलीज हो रही है। अब फोटिक जोन में पता क्या होता है, आपकी रेस्पिरेशन तो हो रही है पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है, अगर आपको यहाँ पे इस चीज़ से आपको समझ नहीं आ रही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। और जो सनलाइट्स है इसको क्या फैक्टर करता है, सब पहली बात तो ये है ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें जो है वो डिपेंड करती है। दूसरा और यहाँ पे ये जो है सरफेस कवरेज है। अगर मान लो कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एल्गल ब्लूम होता है चारों तरफ, यहाँ पे जो है एल्गी एल्गी आ जाती है और सरफेस को पूरा कवर कर देती है। तो यहाँ पे आप खुद ही बोलो जो सनरेज होगी यहाँ से ये यहाँ पे अंदर को जा पाएगी, नहीं जा पाएगी ना। तो जिसके कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भी यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं। और जो ऑक्सीजन के बारे में बोला हुआ था, जो ऑक्सीजन है जो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर से है जो ओशन की तरफ यहाँ पे जो जाती है हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो वो भी नहीं जा पाएगी। तो इसमें आप देखोगे फिर ये एक फैक्टर हो जाएगा जिसके कारण यहाँ पे ये जो है इसमें ये मेजर करेगा भी एक्वेटिक लाइफ जो है यहाँ पे इसमें जो है जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब दूसरी आ जाओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो उसमें सोर्स क्या है, इसमें प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है। तो पहली बात तो मैंने बोली थी पीछे डिस्कस की, फोटोसिंथेसिस करेंगे फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, ऑक्सीजन को ये जो है प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा है एयर वाटर इंटरेक्शन, जैसे मैंने बोला हुआ था यहाँ पे जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पे जो है हमेशा ही कोई भी लिक्विड हो चाहे गैस हो जो है मूव करना शुरू करती है, ठीक है। तो वैसे सिमिलरली मान लो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन बन जाती है तो लो की तरफ यहाँ पे जो है इसमें जो है डिजॉल्व हो जाएगी। तो और ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का जो है दूसरा सोर्स बन जाएगा। वही कंजम्पशन के ऊपर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे रेस्पिरेशन होगी, ठीक है, नेचुरल सी बात है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है एयर वाटर इंटरेक्शन, साहब यहाँ से आ सकती है ना तो यहाँ से जा भी तो सकती है। अगर मान लो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया और यहाँ पे लो गया तो यहाँ से निकल जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये बात है। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी शायद मैंने डिस्कस कर लिया था, चलो फिर से देख लो। मान लो ये एरिया है ये बिल्कुल ही कवर कर दिया, ठीक है, एल्कली ब्लूम हो गया, कुछ एक ऐसी चीज़ होगी, पोल्यूशन हो गया, कुछ जो भी हो गया, ट्रांसपेरेंसी इसकी खत्म होगी। जब इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी ना साहब, तो फोटोसिंथेसिस ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, जो एयर वाटर इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो इससे आपको क्या लगेगा भी यहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना ये बिल्कुल कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी, और एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए सबसे अच्छा है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है साहब, ये जो है ऑक्सीजन के साथ जो है यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कभी आप हीट करोगे ना किसी भी चीज़ को तो यहाँ पे देखना ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, तो इसमें जो है यहाँ पे हाई प्रेशर या हाई कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी, और यहाँ पे जो सराउंडिंग है ये लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यहाँ पे ये जो है मूव करना शुरू करेगा। जो H2O में आपका ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन ये कुछ इस तरीके से इसके होते हैं।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये टूटना शुरू करेंगे और ये जो टूटेंगे तो यहाँ से आप देखोगे जो ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। तो कभी भी देखना जब वार्म वाटर होता है उसमें काफ़ी कम ऑक्सीजन होती है और कोल्ड वाटर होता है उसमें ज़्यादा होती है, तो इसमें यहाँ पे ध्यान रखना ऑक्सीजन हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के ओशन के प्रोस्पेक्ट में। और डेप्थ के ऊपर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेप्थ में भी सेम है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन आपको जो है यहाँ पे फोटिक जोन में देखने को मिलेंगे। फोटिक जोन वही है जहाँ पे सनरेज पहुंच रही है, तो वहीं पे जो है ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब जहाँ पे ये जो डेप्थ है, डेप्थ में तो यहाँ पे आपको जो है सनरेज पहुंचेगी नहीं, तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन भी नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन भी यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगी। अच्छा, क्वेश्चन भी है, हाउ ऑक्सीजन लेवल इम्पैक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बोलता है भी अडेप्टेशन के ऊपर बात है, तो ये बोलता है जैसे मान लो जो अडेप्टेशन है, कोई स्पीसीज़ है, ये जो बेंथिक स्पीसीज़ है इसका एग्जांपल लिया हुआ है। तो इसका ऐसा है जो बेंथिक स्पीसीज़ है आपको हमेशा जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम के बिल्कुल बॉटम में देखने को मिलेगी, ठीक है। और जिसके साथ ही इन्होंने टाइम में अडेप्टेशन की हुई है, जो इनके जो गिल्स है ना, जो सांस लेते हैं ना जहाँ से जो मछली है, इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, दूसरी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे जो भी फोटिक जोन होगा ना, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस फाइटोप्लैंक्टन हो गए, तो वहाँ पे तो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है स्पीसीज कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करेगी। नेचुरल सी बात है यार, जहाँ पे आपको खाना मिलेगा, ठीक है, रहने को मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, आप वहीं पे रहना प्रेफर करोगे, ना कि किसी ऐसी जगह पे आपको जहाँ पे फूड नहीं मिल रहा, वाटर नहीं मिल रहा। तो वही बात है, और ये जो है डिटरमाइन करती है एक्वेटिक हेल्थ को, ऑक्सीजन लेवल। हाँ ठीक है, इसमें जो है बीओडी और सीओडी से ये रिलेटेड है, अभी मैं बताऊंगा, इसमें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बीओडी है आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी आपकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, ठीक है। आपका जब वाटर पोल्यूशन आएगा, देखो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। एक्यूमुलेशन का होता है जो सिंगल स्पीसीज में, और मैग्निफिकेशन जो है फूड चेन में आ जाता है तब। अब तीसरा और चौथा है बीओडी और सीओडी। तो यहाँ से जब पोल्यूशन के ऊपर मैं बात करूँगा तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान से समझ लो। तो बीओडी का ऐसा है, देखो ये जो है पॉल्यूटेंट इंडिकेटर है। सबसे पहली बात तो ध्यान से समझना, अगर कभी भी बीओडी और सीओडी हाई होगा तो ऐसा समझ लेना वो जो एक्वेटिक सिस्टम है वो किसी भी जो लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएगा, और वहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, बीओडी सीओडी हमेशा लो होना चाहिए। तो इसमें इसमें क्या बोलता है ये, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर इन अ वाटर, समझे इसका मतलब है। तो इसका मतलब पता क्या होता है, मान लो कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे जो नॉर्मल सी मैंने बात कर रहा हूँ, जो कोई भी स्पीसीज जो है जो लिविंग है, जो भी जिंदा है, मछली वगैरह, तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी, है ना। जब वो मर जाएगी, ठीक है, तो उसको जो डिकम्पोज करने के लिए भी जो आपके ये जो बायोलॉजिकल है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो माइक्रोबैक्टीरियाज है या बैक्टीरियाज हैं, ये जो है ऑक्सीजन के थ्रू इसको जो है यहाँ पे जो है डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको भी तो यहाँ पे जो है सांस लेनी है, ठीक है, तो यही बायोलॉजी है। तो इसको जो है बीओडी बोलेंगे। देखो बीओडी को फिर से देख लो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। कोई भी तालाब है, तालाब में मछली है, मछली जब मर जाती है तो उसमें जो है उसको डिकम्पोज करने के लिए जो है आपका ये जो बैक्टीरिया है उसको जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लगती है, उसी को आप जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन यहाँ पे जो बोलते हैं अभी ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है जो बैक्टीरिया है डिकम्पोजिंग डेड मैटर विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और वही सीओडी के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है ये जो माइक्रोबैक्टीरिया की जगह यहाँ पे जो है आपको केमिकल प्रोसेस देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो केमिकल प्रोसेस जो है इसी को जो है ये जो मर गई है चीज़ उसको डिकम्पोज करने के लिए कितने अमाउंट में ऑक्सीजन को ये कंज्यूम करती है, तो इसी को सीओडी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो वही बात है, यहाँ पे बीओडी और सीओडी जो है यहाँ पे एक्वेटिक पोल्यूशन को मेजर करती है, और वाटर बॉडी में अगर बीओडी सीओडी हाई हुआ तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये पॉल्यूटेड है। तो यहाँ पे आपके सिमिलर सी बात है, देखो एग्जाम्पल के साथ देख लो यार प्रोसेस क्या है, इसमें आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भी क्या बात मैंने बोली हुई है। तो मान लो कोई पॉन्ड है ये, ठीक है, और उसके पास ही मान लो कोई इंडस्ट्री या कुछ ऐसा है जिससे यहाँ पे जो है ये कुछ वेस्ट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो न्यूट्रिशन वगैरह न्यूट्रिएंट काफ़ी हाई है। जब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी हाई हो जाते हैं ना, मान लो इस पॉन्ड में ये एंटर कर जाते हैं, और इसमें जो जितने भी ये फाइटोप्लैंक्टन है ना, ये तो इसको कंज्यूम करेंगे क्योंकि पॉन्ड के अंदर आ गए हैं, और इसी से यहाँ पे ये कंज्यूम करेंगे। जब इसको ये कंज्यूम कर लेंगे ना, तो जो एक टाइम ऐसा होगा यहाँ पे जो है पॉन्ड का सरफेस यहाँ पे जो है ये कवर कर लेगा। इसका मतलब क्या है, इनकी जो फाइटोप्लैंक्टन्स है इनकी ग्रोथ जो है एक्सेसिव में हो गई है, एक्सेस क्वांटिटी मतलब जितनी चाहिए उससे 4 गुना 5 गुना 6 गुना ज़्यादा या 10 गुना ज़्यादा हो गई, ये बात है इसमें, ठीक है। जब इसमें इनकी ग्रोथ हो जाएगी तो यहाँ पे ये जो है इसको जो है पॉन्ड के सरफेस को कवर कर लेगा, ये जो टॉप है ना साहब इसको ये कवर कर लेगा, नीचे तो कवर करेगा, इसको भी कवर कर लेगा। इसको कवर करेगा तो यहाँ पे आपको जो है ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म होती हुई दिखेगी। जब ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी तो यहाँ पे आपको जो है सनलाइट जो एंटर कर रही थी अब ये एंटर नहीं कर पाएगी। जब एंटर नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की बात आ गई ना साहब, ये ऑक्सीजन की क्वांटिटी तो कम होती जाएगी। अब जब ये ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो यहाँ पे
जो ऑर्गेनिक मैटर है ऑक्सीजन के एब्सेंस में यहाँ पे क्या है एनारोबिक कंडीशन बनेगी, जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाएगी, उसके बाद फिर जब यहाँ पे किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो मरना शुरू हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे मर जाएंगे। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे पहले ही कम है, ठीक है। अब इसमें ऐसा है, अब इसको कंज्यूम करने के लिए ये जो मरा हुआ बैक्टीरिया यहाँ पे मरी हुई मछली है, तो इसमें ये जो बैक्टीरिया आएगा तो ये जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर बैक्टीरिया के थ्रू और केमिकल के थ्रू, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के थ्रू यहाँ पे ये इसको भी कंज्यूम करेगा और ज़्यादा ऑक्सीजन की इसको ये जो है कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा होगा जो ऑक्सीजन में जितने भी एरियाज हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एनारोबिक कंडीशन ये क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे ये डेड जोन डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है इसका प्रोसीजर में, तो इसी को बीओडी और सीओडी का यहाँ पे आप देखोगे। तो इसका कंक्लूजन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सप्लाई साइड कम हो गई है और डिमांड साइड ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसी को फिर एंड में जो है इसका रिजल्ट डेड जोन मिलता है। तो एक बात है ओलिगोट्रोफिक लेवल और यूट्रोफिक लेवल क्या चीज़ है, मैंने बताई थी लोगों शायद उसमें जो है न्यूट्रिएंट साइकिल में जब मैं फॉस्फोरस के ऊपर बात हुआ तो उसमें मैंने बोला होता है यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो ये वही है यूट्रोफिक लेवल। तो देखो ये ओलिगो का मतलब पता क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक इसका मतलब होता है लेस इन क्वांटिटी या फ्यू, और यू जो ये जो वर्ड है ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको स्फिक्स या प्रीफिक्स बोलते हैं शायद जो पहले आती है, तो यू का मतलब होता है रिच, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी जितनी चाहिए उससे ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ओलिगो में ऐसा है साहब, ये जो न्यूट्रिएंट है ना ये काफ़ी कम होता है यहाँ पे। जब न्यूट्रिएंट कम होगा तो यहाँ पे जो वाटर की कंडीशन है काफ़ी अच्छी होगी, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा और हाई क्वालिटी का होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आपका ये जो है न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम जो भी हो, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पे एल्गल ब्लूम आ जाता है, वही बात है यार, इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन है इसकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, सेम टू सेम वही है। और इसमें जब यहाँ पे फिर ये वाटर क्वालिटी को इसको कम करेगा और उसके साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पे इसको डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहीं से यहाँ पे देखोगे जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट हाई होगा उतनी ज़्यादा बीओडी और सीओडी यहाँ पे हाई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई। अगर आपको नहीं आई है समझना, एक बार फिर से देखो, देखो जो चीज़ मर गई है ना उसको जो डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पे जो चीज़ आएगी, अगर बैक्टीरिया ऑर्गेनिक प्रोसेस होगी तो आप यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलोगे, अगर केमिकल्स हैं तो इसमें आएगी तो आप केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलोगे। तो ये चीज़ बोल रही है बात, ये डिकम्पोजिशन के ऊपर ही कर रही है, ठीक है। ये चीज़ है, इसको यहाँ पे आप ध्यान से सुनना। नेक्स्ट आ जाओ, जो मेन पार्ट है एस्चुरी होगी, मैनग्रोव्स हो गया और आपके कोरल रीफ हो गए। तो इसको देखो, एस्चुरीज काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, मैनग्रोव्स तो फेवरेट ही हो गया आज के टाइम में। तो एस्चुरीज आपको जो है ब्रैकिश वाटर में देखने को मिलेगी मैक्सिमम टाइम। ब्रैकिश मतलब क्या है, जो मिक्सचर है फ्रेश और सलाइन वाटर का, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे एस्चुरीज आपको है नर्सरी इफेक्ट देखने को मिलेगा, नर्सरी इफेक्ट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा वैसे, ठीक है। नर्सरी इफेक्ट का मतलब ऐसा होता है जो स्पीसीज होती है ना उनकी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, मतलब बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, वो होती है। तो इसमें आप देखो जो ब्रैकिश वाटर है इसमें आपको जो है इकोटोन के जैसे, ये इकोटोन में यहाँ पे एज इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एज इफेक्ट का वही मतलब है यार, एक जगह स्पीसीज और दूसरी जगह स्पीसीज एक जगह इकट्ठी हो गई, मतलब पिकनिक मनाने आए सारे हैं, तो यही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी, तब इसको नर्सरी ऑफ सी भी बोलते हैं। अब मैनग्रोव्स के ऊपर आ जाओ, मैनग्रोव्स का ऐसा है यहाँ पे ये बोलते हैं बिलो हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड। अब इसमें पता क्या होता है यार, एक होती है जैसे ओशनोग्राफी में आप देखोगे तो एक स्प्रिंग टाइड होती है, एक नीप टाइड होती है, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड में ऐसा होता है जब आपका जो है ये अर्थ है, यहाँ पे ये मून है और यहाँ पे सन है, ठीक है। जब ये तीनों एक डायरेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है हाई टाइड्स देखने को मिलती है, ठीक है, ज्वारभाटा जिसको बोलते हैं, तो ये है। और जब नीप टाइड होती है तो यहाँ पे आपका मून होगा और यहाँ पे आपका सन होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के परपेंडिकुलर में आते हैं तो इसको नीप टाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे लो टाइड्स यहाँ पे बनती है, ठीक है। और जो है यहाँ पे जब एक डायरेक्शन में होती है तो यहाँ पे हायर हाई टाइड बनती है। तो ये चीज़ है, तो एक लेवल होता है, जैसे मान लो एक कोस्टल लेवल है, ठीक है, एक हाई टाइड लेवल है, एक लो टाइड लेवल है। तो दिन में मतलब ऐसा होता है जो कोई भी कोस्ट होती है उसमें देखना कभी भी वाटर यहाँ पे पहले यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद कम होकर यहाँ आएगा, फिर वापस अपने नेचुरल में आएगा, ठीक है। तो ये वही है बिलो हाई लेवल। तो इसमें देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे हेलोफाइटिक है। हेलोफाइटिक का मतलब ऐसा होता है, हेलो का मतलब होता है ये जो सैलिनिटी से रिलेट करता है वर्ड है, ठीक है। तो हेलोफाइटिक है, सैलिनिटी से रिलेट करता है, सॉल्ट लिविंग स्पीसीज है ये, ठीक है। मैनग्रोव्स में जितने भी यहाँ पे ट्रीज आप देखोगे ये सॉल्ट लिविंग है, जितने भी ये सॉल्ट लिविंग है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक फीचर देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो पता क्या होता है, मैक्सिमम यहाँ पे आप देखोगे जो ट्रीज़ है ना, मान लो ये वाटर बॉडी है, इसके ऊपर यहाँ पे ये ट्री की रूट है और यहाँ पे आपका एक ट्री देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम देखोगे नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, जो कोई पेड़ होता है उसके अंदर उसकी जो है रूट्स होती है, पर इसकी जो है रूट्स है मैनग्रोव्स में बाहर होती है। वो पता क्यों होती है, क्योंकि इसके नीचे के एरिया जो भी है ना, यहाँ पे जो रूट्स है ये वाटर लॉक्ड होता है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रिशन को सक नहीं कर पाते और ना ही ये जो है वाटर को सक कर पाते और ना ही ये जो है इसमें जो है जो गैस को यहाँ पे जो जितनी भी आप ये बोलोगे ना CO2, इसको ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जिसके कारण इसने जो है अपने आप को जिस तरीके से अडेप्ट किया हुआ है, यहाँ पे जैसे आपका ये वाटर बॉडी है नीचे, तो यहाँ पे ये खुद जमीन से बाहर आएंगे, यहाँ पे इसको आपको थोड़े थोड़े पोर्स टाइप देखने को मिलेंगे, ठीक है, खुरदुरे टाइप की यहाँ पे इसमें लकड़ी देखने को मिलेगी आपकी। तो इससे यहाँ पे ये जो चीज़ होगी, यहाँ पे न्यूमेटोफोर बोलेंगे इसी को, और इसी से यहाँ पे ये जो है जो भी एक्टिविटीज़ होती है इसके थ्रू ये करती है।
ठीक है, ब्लाइंड रूट भी बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे ये सीड के ऊपर देखो, इसका जो सीड होता है ना, जो बीज होता है, ये इसके साथ जब जुड़ा होता है उसी उसी टाइम से जर्मिनेट करना शुरू कर जाता है। जैसे नॉर्मल स्पीसीज़ है, ठीक है, उसका जो यहाँ पे मान लो ये बीज है, ये नीचे गिरता है ज़मीन में, उसके बाद अंदर जाता है, उसके बाद ये ग्रो करता है। इसका ऐसा है, ये यहाँ पे जर्मिनेट करता है और यहीं से ग्रो करना शुरू करता है, यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, तो इसको वाइवापोरस बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो न्यूमेटोपोरस, वाइवापोरस और हेलोफाइट है, ये शायद ये वाली चीज़ ये पूछी हुई है PYQ में। ठीक है, अब कोरल रीफ के ऊपर आ जाओ। कोरल रीफ भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होता है, आज की डेट में काफ़ी न्यूज़ में रहता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया, ऑस्ट्रेलिया में बोल रहे भी हाँ इसमें ये जो है नॉर्थ वाला, सॉरी ये जो है इसमें जो, हाँ नॉर्थ वाला ही, इसमें ये जो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है कोरल रीफ जो है यहाँ पे जो है न्यूट्रलाइज हो रहे हैं या डिकम्पोज हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले कोरल रीफ देखो, कोरल यहाँ पे दो चीज़ों से बनी है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कोरल पॉलिप हो गया और दूसरा जूजेंथली हो गया। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपस में मिलती है, तब यहाँ पे आपको जो है कोरल रीफ मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जो ये जो कोरल पॉलिप है ये एनिमल है, और जो आपका जूजेंथली है ये प्लांट है। ठीक है, और ये जो एनिमल है आपको जो है इसमें ये जो है हाउस प्रोवाइड करता है, और जो ये जो प्लांट है ये फूड एंड कलर यहाँ पे पिगमेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, तो जिसके कारण यहाँ पे एंड में आपको जो है ये कोरल रीफ देखने को मिलती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो बेसिक नेचर में। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में शायद मैंने इसने उसको कवर भी कराया होगा कार्बन के टाइम में। तो ओशन की एसिडिफिकेशन जब हो जाती है, ठीक है, ओशन जब एसिडिफाई हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने बोला भी ये जो है बेसिक लेवल में जब एसिड और बेस आपस में मिलता है तो ये न्यूट्रल करता है, जिसमें और कोरल जो रीफ है ये जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये खत्म हो जाते हैं। और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, जब ओशन गर्म होता है, तो उसमें देखो ये जो जूजेंथली है ना, इसका जो है कलरलेस हो जाता है ये। वैसे आप देखोगे जो ओशन है काफ़ी सुंदर होता है देखने में। ठीक है, फोटो वगैरह देखोगे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वगैरह मूवी देखोगे ऋतिक रोशन वगैरह की, तो उसमें देखोगे ओशन कितना सुंदर है। तो जिसका कारण ये जूजेंथली है। ठीक है, पर जैसे जैसे ओशन वार्मिंग हो रही है तो ये कोरल रीफ है, ये जो है जूजेंथली जो है छोड़ के इसको जा रही है, जिसके कारण फिर ये कोरल जो है कलरलेस हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो है बायोम और इकोसिस्टम दोनों यहाँ पे कवर हो गया है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप इसको पढ़ के जाओगे ना, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से नहीं बनेगा तो कहीं से नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल मतलब जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट नोट्स दिए हैं मैंने आपको। अगर आप एग्जाम में जाओगे ना तो आप परेशान हो जाओगे, यार मैं कहाँ से पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। आपको बायोम के ऊपर ही कम से कम यहाँ पे जो है 20-25 पेज मिल जाएंगे आराम से देखने के लिए। किसी भी बुक को देख लेना या फिर किसी के भी नोट्स को देख लेना, PDF में इतने बड़े 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 बताए हुए हैं। पर जो एंड में जो क्रक्स है ना वो यही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ना आप जो है यहाँ तक पहुँच गए हो, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बता दो पढ़ाने का तरीका कैसे है, ऐसा ठीक है, या फिर PDF कल्चर लाऊं जो जैसे बाकी ला रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरे लिए काफ़ी आसान होगी, कॉपी पेस्ट करूँगा और ले आऊँगा। तो आप पे हैं, आप कैसे देखना चाहते हो। ठीक है, और अपने दोस्तों के ऊपर भी इसको जो है शेयर कर लेना, जो प्रिपरेशन करना है। वैसे तो कोई नहीं करता आज की डेट में, पर जैसे आपके जो छोटे भाई वगैरह हो गए तो उनके साथ कर लेना। तो एक बात है यार, रिवाइज करते रहना तभी फ़ायदा है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है प्रीलिम्स को निकालने का काफ़ी ज़्यादा रास्ता, जो डोर है ना, क्लोज डोर शट डाउन होता है, उसको ये ओपन कर देता है। तो इन्वायरमेंट को ढंग से पढ़ना। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर तुम यहाँ पे इसको कवर कर रहे हो और टाइम है तुम्हारे पास, तो ऐसा करो करंट अफेयर पे जाओ और बायोम के ऊपर बोलो भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ट्रेंडिंग में है, उसको देखो और एडअप करो अपने नोट्स को। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो एंड में फिर मैं करवा दूंगा, अगर टाइम बचेगा तो। इसी के साथ जो है मैं अलविदा लेता हूँ आपके साथ।